तो कौन सी यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय? अरे नंबर नहीं पूछ रहे, नाम पूछ रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, ये माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर ये यूनिट है, वाह। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। कितने चैप्टर इसमें? दो पहला हम लोग पढ़ ही चुके थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन सवाल खूब आ रहे हैं। 25 में भी 4 सवाल पूछे गए थे, और सवाल भी एकदम गिने चुने हैं, वही पूछे जाते हैं। वही ट्राइकोडर्मा, वही साइक्लोस्पोरिन, वही सिट्रिक एसिड है ना, वही 3-4 सवाल गिने चुने वही पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेज आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड। बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या है? मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो बायोगैस प्योर मीथेन है कि मिक्सचर है? मिक्सचर है। और बायोगैस को और क्या कहते हैं? गोबर गैस। किस लिए यूज करते हैं? हाँ, किस लिए? कुकिंग एंड लाइटिंग, खाना पकाने के लिए और लाइट जलाने के लिए। अर्बन एरिया में कि रूरल एरिया में? रूरल एरिया में। और बायोगैस जो प्लांट होता है वो उसका टैंक कितना गहरा होता है? 10 से 15 फीट। किसका बना होता है? कंक्रीट का। ये गोबर का बनाएंगे। अच्छा, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक किसने डेवलप की? केवीआईसी एंड आईएआरआई। केवीआईसी इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एंड आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और यहां पर किसने रिसर्च किया था? जीएन रामचंद्रन ने। एमएस स्वामीनाथन, स्कूल फॉर साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च। और क्या डेवलप किया था? हाँ, गेहूं की धान, धान बासमती राइस। गेहूं तो इंट्रोड्यूस किया था ना इन्होंने। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मैन बोरलॉग, एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन ने नॉर्मैन बोरलॉग के सहयोग के द्वारा मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और इसी के द्वारा भारत में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में फसल की पैदावार कितने गुना बढ़ी? 3 गुना बढ़ गई थी, मेनली ड्यू टू द एग्रोकेमिकल एंड पार्टली ड्यू टू द बेटर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। ये सब वहां हमने बायोटेक में पढ़ रखा है। चलो, तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। A good producer of citric acid is Aspergillus niger। किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिट, फंगस है ना ये। Which of the antibiotic is not produced by one of the Monera। कह रहे हैं कौन सी एंटीबायोटिक मोनेरन प्रोड्यूस नहीं कर रहा? बताओ तुम लोग। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फंजाई। कौन? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये कैसी डिस्कवरी है? चांस डिस्कवरी है। तो यहां पर हो जाएगा पेनिसिलिन। बाकी जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। What gases are produced in anaerobic sludge digester। ये anaerobic sludge digester कहां पर हम लोग पढ़े हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज ट्रीटमेंट में पहला टैंक कौन सा है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दूसरा एयरेशन टैंक। तीसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और चौथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या ले जाते हैं? हाँ, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के 2 पार्ट बनाते हैं, ज्यादातर पार्ट कहां भेजते हैं? हाँ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और कुछ पार्ट कहां भेजते हैं? इनोकुलम एरेशन टैंक में, है ना। और इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर कौन है? मिथेनोजन, एनारोबिक बैक्टीरिया। और ये मिथेनोजन है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? बायोगैस। तो वही हो जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोब विच एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर आर। बताओ कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर? 3 है, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। 3 ही तो है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर लिविंग है क्या? और ऐसे लिविंग जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं या सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। कितनी तरह के? 3, बैक्टीरिया,
फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया फ्री लिविंग की सिम्बायोटिक? दोनों फ्री लिविंग में। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, सिम्बायोटिक। राइजोबियम, कौन से प्लांट? लेगुमिनस प्लांट की रूट में, है ना। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया। दूसरा फंजाई कौन सा? ग्लोमस। और ये क्या बनाता है? माइकोराइजल एसोसिएशन। और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, कौन? नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया। तो आपसे पूछा है, बताओ पहला फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। गलत बात है, क्योंकि ये कैसा है? सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम या एजोटोबैक्टर। तो ये हो गया। माइकोराइजा फॉर्म बाय द एल्गी ऑफ जीनस ग्लोमस। गलत बात, क्या गलती है? फंगस ऑफ द जीनस ग्लोमस। एंड रूट नोड्यूल बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर। गलत है, क्योंकि एजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग। ये रूट नोड्यूल में नहीं होगा ना। रूट नोड्यूल में कौन रहता है? राइजोबियम। चलो मैच करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनेस्कस परप्यूरियस, क्या प्रोड्यूस करता है? हाँ, स्टैटिन्स। एंड स्टैटिन इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे काम करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कौन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? हाँ, मेलोनेट। मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और दूसरा है स्टैटिन्स। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए। क्या काम है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, ripening of Swiss cheese. The fungus used for commercial production of citric acid, Aspergillus niger. Large holes in Swiss cheese are formed due to production of large amount of CO2 by Propionibacterium. The bacterium that help in breakdown of cellulose in rumen of cattle is Methano is an example. Methanobacterium एक ही तो एग्जाम्पल है सिलेबस में. This is Methanobacterium. Cyclosporin A used as immunosuppressive agent in organ transplant is produced by Trichoderma polysporum. ये छोड़ दो सवाल, ये है नहीं सिलेबस में अब. Which of the following is wrongly matched in the given table? चलो देखते हैं कि Streptococcus streptokinase, removal of clot from blood vessel, हाँ, Clostridium botulinum lipase, क्या होता है? ब्यूटारिक एसिड, है ना. और आगे वैसे सही लिखा, लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन. ये लाइपेज कौन प्रोड्यूस करता है? अरे नहीं बेटा, उधर माइक्रोब लिखा, माइक्रोब का नाम पूछ रहे हैं. हाँ, यस, कैंडिडा लाइपोलिटिका. फंगस है एक, जरूरत नहीं वैसे जानने की. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन है. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. मोनेस्कस परप्यूरिस स्टैटिन्स, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल. तो कौन सा गलत है? सेकंड गलत हो गया. सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन्स, ब्यूटारिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम. Which of the following in sewage treatment removes suspended solid? हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड हटा दिए जाते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो ये सस्पेंडेड सॉलिड कैसे हटाते हैं? फिल्ट्रेशन की सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन से क्या हटाते हैं? फ्लोटिंग डेब्रिस. फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव करेंगे. Conversion of milk to curd improve its nutritional value by increasing the amount of vitamin B12. B12 cyanocobalamin, that is cobalt containing. विटामिन तो सिलेबस में है ना आपके केमिस्ट्री में. और कोई विटामिन इसमें याद है? विटामिन ए कहाँ? हाँ, गोल्डन राइस. और किसका एग्जाम्पल था? नहीं नहीं, बायो प्रोस्पेक्टिंग नहीं, बायो फोर्टिफिकेशन. बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग? एक लोग बताओ, कोई नहीं बताओगे?
चलो अभिषेक बताओ, व्हाट इज बायोप्रोस्पेक्टिंग? मंतशा, क्या है बायोप्रोस्पेक्टिंग? ऑप्शन अभी दे रहे हैं तुमको हम। और कोई? हाँ एक्सप्लोरिंग, हाँ ठीक, बताओ। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कहाँ पढ़ा हमने ये? हाँ, एथिकल नहीं है ना? नहीं, ब्रॉडली भी नहीं है। दिस इज नैरोली यूटिलिटेरियन। तीन थे, दो तो खत्म कर दिए तुमने। नैरोली यूटिलिटेरियन, नैरोली में क्या होता था, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता था। जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है उसमें हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट, जैसे ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, बुलबुल सॉन्ग, थिकुड्स। कुछ याद आ रहा है ऐसा? कुछ नहीं याद आ रहा है। हाथों के तो होश उड़े होंगे। थिकुड मतलब? हाँ, घनी लकड़ी के अंदर से हैं। थिकुड्स मतलब घना जंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? अभी 10 बार तो आज ही कर चुके हो। स्टैटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? तो बताओ बायो कंट्रोल एजेंट कितने हैं? 5 बायो कंट्रोल एजेंट। पहला लेडी बर्ड बीटल, किसके लिए? एफिड के लिए। दूसरा ड्रैगन फ्लाई, किसके लिए? मॉस्किटोस। तीसरा बीटी, किसके लिए? बटरफ्लाई कैटरपिलर। चौथा ट्राइकोडर्मा, प्लांट डिजीज। पांचवा बैक्लो वायरस एनपीवी, किसके लिए? सम आर्थ्रोपोड, जैसे कि इंसेक्ट। तो यहां पर क्या हो सकता है? ट्राइकोडर्मा। लैक्टोबैसिलस। हाँ, कोई लैक्टिक एसिड बता रहा है। ऑप्शन भी नहीं है। स्ट्रेप्टो, नहीं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, सैक्रोमाइसिस। हाँ बताओ। हाँ, ब्रेड हो जाएगा। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। क्या बचा इसमें? चीज बचा। चीज में तुम लोग कुछ बताओ। प्रोपियोनी बैक्टीरियम। है सरमानी क्या? शर्मेनाई। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? anaerobic sludge digester में क्या रखते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। ज्यादातर पार्ट की कुछ पार्ट? हाँ, ज्यादातर पार्ट। कुछ पार्ट कहां पर? एरेशन टैंक में वापस पंप करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज। और इसको कहां ले जाते हैं? एरेशन टैंक में। दिस इज इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको एरेशन टैंक में ले जाते हैं। और ये दोनों तो हटा ही दिया जाता है ना। इसको कैसे हटाते हैं? सेडिमेंटेशन से, और इसको फिल्ट्रेशन से। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ट्राइकोडर्मा, मोनेस्कस परप्यूरियस, एस्परजिलस नाइगर। सर मानने क्यों लगते हो तुम लोग? हाँ, हर साल लगभग वही सवाल तो आ रहा है, घिसा पिटा सा। लो फिर ले लो। ड्रैगन फ्लाई, कौन सा ऑप्शन? अब ये देखो यहां पर लिखा है गेट रिड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज, जबकि एनसीईआरटी ने अलग अलग करके बताया है कि ड्रैगन फ्लाई किससे छुटकारा दिलाती है? मॉस्किटो से। लेकिन अब ऑप्शन नहीं तो हम यही करेंगे। बैसिलस थ्रोएंजेंसिस, बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ लेपिडोरन प्लांट पेस्ट। लेपिडोप्टेरा में कौन आता था? आर्मी वर्म, टोबैको बर्ड वर्म। बीटल के लिए सिलोप्टेरा। याद आ रहा है? ग्लोमस एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, ये बढ़िया सवाल है ये। बाइक्लोवायरस बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ पैथोजन के खिलाफ काम करता है ना, स्पेसिफिक होता है ये। और आईपीएम में यूज करते हैं जब कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ट्रीट करते हैं, और जब कुछ जीवों को मारना और कुछ को बचाना हो। चलो फिर पूछा है, साइक्लोस्पोरिन ए कहां से प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम।
For the commercial and industrial production of citric acid, which of the following microbe? Aspergillus niger. फिर वही से, अरे यार इन लोगों के पास एस्परजिलस, एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे यार कौन सा होगा? लो फिर लो, क्लोस्ट्रीडियम, सैक्रोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेप्टोकोकस, लो, स्ट्रेप्टोकोकस, ट्राइकोडर्मा, मोनास्कस परप्यूरियस, एस्परजिलस। एंटीबायोटिक आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब दैट किल अदर माइक्रोब। सही बात है। कौन सा इंटरेक्शन? अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म कल आएगा ये। कैसा रिलेशन है? -0, -0। हाँ कल इकोलॉजी तो है। एंटीबॉडीज आर केमिकल फॉर्म्ड इन बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब। ले ढेर हो गए। एंटीबॉडी जो होती हैं वो तो जब एंटीजन आता है तब बनती बॉडी में। और क्या, सही तो बता रहे हैं। तो बॉडी में तो बन रही है, तो सही बात है ना। तो दोनों बातें सही हैं। एफिड्स एंड मॉस्किटोज आर नेचुरल पेस्ट। सही बात है। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स। सही बात है। दोनों सही हो गए। लो, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रीडियम। There is always a sharp decline in dissolved oxygen due downstream from the point of sewage discharge. इतना बताओ पहले। कुछ जान पाए कि नहीं जान पाए? कुछ नहीं जान पाए। करेक्ट, डिजॉल्व ऑक्सीजन तेजी से घटेगा डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, जिस पॉइंट पे किसी वाटर बॉडी में सीवर डाला जाएगा। सही बात है क्या? सीवर डालेंगे तो वहां पर जो माइक्रोब होंगे वो ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे डिकम्पोजिशन के लिए, है ना। तो इससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। विच कॉजेज मॉर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रीचर। सही बात है। Microorganisms involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consumes a lot of oxygen, क्योंकि जो decomposition this is oxygen requiring process। दोनों बातें सही हैं। बस यही समस्या शुरू हो गई। असर्शन रीजन में वैसे जान सूख जाती जैसे दो सही हो जाते हैं। अब एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा इसीलिए कम हो रही क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज कर ले रहे हैं। तो एक्सप्लेन कर रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस, वाइन एंड बियर, और विद डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी, रम। तो भाई ढूंढ लो कौन सा हो जाएगा। बियर हो जाएगा या वाइन दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सवाल 25 का, ये वाला, ये 25 का सवाल, ये अच्छा सवाल था वैसे। Which of the following microbe is not involved in the preparation of household product? Household याद है ना? तो household में एस्परजिलस नाइगर, इसका यूज कहाँ है? इंडस्ट्रियल। इसका दही बनाने के लिए इंडस्ट्रियल में आया ये। ब्रेड है ना, चीज। तो नॉट इन्वॉल्व, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। ए और सी का यूज कहाँ है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। ये भी 25 का। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल। वही क्लॉट बस्टर है ना ये। और यानी कौन सी बीमारी को दूर कर रहा है? कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और उसी से आगे चल के तो हार्ट अटैक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? क्या एजोटोबैक्टर है, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक। ये तीनों तो साइनोबैक्टीरिया हो गए और ये फ्रीलिंग बैक्टीरिया हो गया। बचा कौन? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गा। और आप जानते हैं कि जो
नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता है वो केवल कुछ प्रोकैरियोट में पाई जाती है, केवल कुछ प्रोकैरियोट। और क्या वॉल्वॉक्स यूकैरियोट है? यूकैरियोट के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी ओनली। और डी कहाँ दिया है? 2। अब डी देख के पता चला वहां चौथा गोला भरे पड़े हैं और कह रहे नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं आता है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब वर यूज्ड। द स्पेसिफिसिटी ऑफ चीज कम्स फ्रॉम द माइक्रोब यूज। यस, क्योंकि जैसे अगर मान लो कि रॉकीफोर्ड चीज है तो उसके लिए फंगस, और अगर स्विस चीज है तो बैक्टीरिया। तो अलग अलग चीज का अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट और टेक्सचर होता है, और उसकी जो खासियत है वो किसकी वजह से है? माइक्रोब। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये क्या आ गया भाई? ये भी करा दें क्या? चलो कर लो ये भी। विद रिगार्ड टू हार्मोन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एपिनेफ्रिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। क्या ये? अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। प्रोजेस्टेरॉन इज पेप्टाइड। क्या है ये? स्टेरॉयड है। हार्मोन दैट इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर टारगेट सेल बट जनरेट सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर कौन से? कैल्शियम आयन, IP3 एंड और एक साइक्लिक AMP, CMP। हार्मोन दैट इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। Insulin is a amino acid derivative hormone. Insulin is a peptide hormone, protein hormone. Biogas plant are more often built in urban areas. गलत बात है ना? कहाँ बनते हैं? रूरल एरिया में। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन अर्बन एरियाज। कहाँ पर? रूरल एरियाज। तो दोनों गलत हो गए। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट that relies on natural predation rather than introduce chemical। सही बात है ना? Our soil is polluted through our use of weedicide to remove weed। एक weedicide का नाम बताओ। 2,4-D। और 2,4-D किसको मारता है? डाइकॉट को। मैच्योर मोनोकॉट पे इसका प्रभाव नहीं है। तो दोनों सही हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? अरे एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है यार? यहाँ प्रिडेशन की बात कर रहा है, यहाँ वीडीसाइड की बात कर रहा है। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। मैक्रोस्कोपिक मतलब हाँ, जो नेकेड आई से दिखाई दे ना दे। ये मैक्रो माइक्रो नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? इसको देखने भी तुमको माइक्रोस्कोप चाहिए? माइक्रोब आर द, ये माइक्रो, मैं माइक्रोस्कोपिक हूं क्या? ये बता रही नहीं। मैंगो प्लांट मैक्रोस्कोपिक है? माइक्रोस्कोपिक वो है जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं। माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। सही बात तो है, और क्या? माइक्रोब्स कॉजेज आर, वही वाले सवाल कराएं क्या? ट्राइकोडर्मा। अरे यार, तो इसमें तुम लोग माइक्रोब कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नॉट ऑल द माइक्रोब्स आर हार्मफुल, सेवरल माइक्रोब आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट टू मेक फूड। एक्सप्लेन। हाँ, नहीं कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन करेगा? सारे माइक्रोब नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वो फिश को फर्मेंट करते हैं इसलिए। इसका कोई लॉजिक बनता है क्या? ऐसे सोचा करो एग्जाम में। लैक्टोबैसिलस एंड लैब ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। In our stomach, the lab play very beneficial role in checking disease causing microbe. Explain। नहीं कर रहा है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, ये तो अभी किया था ना, तो वही रिपीट हो गया। What is a traditional drink of some part of northern India? हाँ, सदर्न इंडिया, साउदर्न नहीं, सदर्न इंडिया। What is made by fermenting sap from sugar cane? Sap from palm, ताड़। और ये क्या है? गन्ना। तो गन्ने से क्या बनाते हैं? चीनी गुड़। तौड़ी किससे बनाते हैं? पाम से।
इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस बाय ईस्ट। बिल्कुल, माल्टेड सीरियल से क्या बनता है? हाँ, बियर, और फ्रूट जूस से वाइन। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। वो पूछा जाता है। Antibiotic produced by microbe are regarded as one of the most significant discoveries of 19th century. हाँ, गलत बात, 20th सेंचुरी। लेकिन ये कठिन सवाल है। एंटी इज अ लैटिन वर्ड, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड, और कल पूछा था सिस्टम, वो लैटिन वर्ड होता है, और ग्लाइकोज ग्रीक वर्ड होता है। Discovery of the first antibiotic was a chance discovery. Penicillin was the first antibiotic. Explain. नहीं कर रहा है। Bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home. Bottled juices are clarified by use of pectinases and proteases. Explain. कर रहा है। The municipal wastewater is also called sewage. A major component of sewage is the छीछी। दोनों सही हैं? Explain. नहीं कर रहा है। BOD is the measure of the organic matter present in water. The greater the BOD of wastewater, lesser its polluting. गलत बात है। BOD जितना ज्यादा है, polluting potential उतना ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा, सीधा रेशियो है इसमें। ये तो वही वाला सवाल है। ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण, sewage is being produced in much larger quantities than even before. The number of sewage treatment plant has increased enough to treat such large quantities. क्या गलत है? Enough नहीं है, तो गलत हो गया। Microbe produce different type of gaseous end product during growth and metabolism. The type of gas produced depend upon the microbe and the organic substrate they utilize. सही बात, explain. इतनी देर में सोच ही नहीं पाए। अरे माइक्रोब अलग अलग तरह की गैस प्रोड्यूस करता है, और यहां कह रहा है कि गैस का प्रोडक्शन माइक्रोब और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। कर रहा है, ये कर रहा है एक्सप्लेन। मारी खाओगे क्या अभी? लो फिर आ गए वही, क्लोस्ट्रीडियम। अब थोड़ा अलग ऑप्शन आ गया कि मैंने बनाए हैं ना। बैक्टीरिया, वाह, हाँ वाह। क्लोस्ट्रीडियम तो बैक्टीरिया ही है ना, तो सही तो है। ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमाइसीट, मोनास्कस, ईस्ट और एस्परजिलस, स्कोमाइसीट। Which of the following is put into aeration tank for further sewage treatment? एरेशन टैंक में क्या रखते हैं? हाँ, effluent from the primary settling tank, effluent from of प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको रखते हैं। एक्टिवेटेड स्लज यहां पर थोड़ा सा मिलाते हैं, लेकिन फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी मिला रहे हैं, इनोकुलम के रूप में यूज कर रहे हैं ना उसका। समझ गए ना तुम लोग? फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ रम, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड? सैक्रोमाइसिस, सेरेवाइसिस, और यहां विस्की कर दें तो, और वाइन, और बियर, ब्यूटायरिक एसिड। हाँ, तब भी वही कर देना, ठीक है। चलो, लेडी बर्ड बीटल, गेट रिड ऑफ एफिड, बैसिलस थुरिंजेंसिस, लेप्टोप्टेरन वाला हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, एंड एनपीवी यूज्ड इन आईपीएम। एनपीवी क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस।
चलो यहां पर आपसे पूछा है कि बीओडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसॉल्व CO2। सही बात है, क्या गलत है? ये सही हो सकता है। बीओडी मतलब बीओडी डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसॉल्व ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन से तो इनवर्सली रिलेटेड होगा ना। बीओडी अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम होगी। अरे यार, जैसे जितना ज्यादा गंदा पानी है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उसका बीओडी उतना ज्यादा, और बीओडी ज्यादा तो डीओ कम। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। बीओडी इज रिलेटेड इनवर्सली टू डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो यहां लिखा बीओडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसॉल्व CO2। हो सकता है। हाँ, चलो ठीक है। हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड लो बीओडी लीड टू द लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। गलत बात है ना ये भाई। इसका मतलब पानी साफ है क्या? बीओडी कम है और डीओ ज्यादा है, मतलब पानी साफ है, तो इसमें तो मछलियों की डेथ नहीं होगी। गलत बात है ये। लो बीओडी लीड टू हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अरे सामने तो लिखा है बे पहले, तुम लोग नकल कराई जा रही हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी। दोनों से हम इंडिकेट कर सकते हैं भाई। बीओडी ज्यादा तो हम कहेंगे पानी हेल्दी नहीं है, डीओ ज्यादा है तो कहेंगे पानी हेल्दी, बढ़िया पानी, तो हेल्थ हम बता सकते हैं। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी। सही बात है ना ये भाई। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ा देंगे तो बीओडी बढ़ जाएगा और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो CDE तो सही ही है। CDE तो सेकंड ही मान लेंगे यहां पर। अब ए जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन के हिसाब से ही करेंगे आप एग्जाम में। चलो ये बताओ, क्लोस्ट्रीडियम ऑर्गेनिक एसिड कौन सा? ब्यूटारिक एसिड। सैक्रोमाइसिस, इथाइल अल्कोहल ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेप्टोकोकस, लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई नेचुरल पेस्ट। हाँ, ये सही है, ये पेस्ट हैं। और एफिड मॉस्किटो पेस्ट कंट्रोलर हैं एकदम। अभी 10 मिनट पहले सवाल किया है। देयर इज ऑलवेज अ शार्प इंक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। डिक्रीज हो, अभी तो कराया है सवाल। 24 के तो सवाल है, बस ये मैंने बना दिया है। डिक्रीज को क्या लिख दिया? इंक्रीज। गलत हो गया ना ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम्स अ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है ना। तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। The vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd, vitamin B12. Wastewater treatment generate a large quantity of sludge which can be treated by. हाँ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज कौन ट्रीट करेगा? चलो देखो, एनारोबिक डाइजेस्टर ट्रीट करेगा। अरे गधे कहीं के, स्लज को कौन ट्रीट कर रहा है? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स ही तो ट्रीट करेगा जिससे बीओडी कम होगा। एनारोबिक डाइजेस्टर केवल जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको डाइजेस्ट करेगा और बायोगैस बनाएगा। कुछ जान ही नहीं पा रहे हो, फिर से बताएं। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। कहां पर? मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहां नहीं पाए जाएंगे? पैडी फिल्म में नहीं पाए जाएंगे, और एक्टिवेटेड स्लज में पाए जाएंगे। एक्टिवेटेड स्लज कैसे बनता है? हाँ, जब फ्लॉक को सेटल कराते तभी तो बनता है। तो क्या र्यूमेन ऑफ कैटल में मिथेनोजन है? गोबर गैस प्लांट में?
बॉटम ऑफ वाटर लॉस पैडी फील्ड यहां भी आपको मिलेंगे। हाँ, साइनोबैक्टीरिया भी मिलेंगे। नहीं नहीं ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो इथाइलिन भी होगा, तो क्या करें। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज में होंगे क्या। हाँ, अब किताब जरूर देख लो। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड स्लज में तो नहीं होता मिथेनोजन, ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में होते हैं फ्लॉक्स और एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर जाएगा यहाँ पर। चलो करोगे, रहने दें, ये वाला करोगे, नहीं रहने दो ये भी। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, लो फिर ढेर हो गए। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रिमूव करता है, फ्लोटिंग डिब्रीज और जो सेडिमेंट इंप्योरिटीज होती हैं, तो किसको रिमूव करेंगे। कौन सा, स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल मतलब वो जो मिट्टी और पेबल्स होते हैं, अबे मोरंग गिट्टी बजड़ी रोड़ी उसको। डिजॉल्व इंप्योरिटीज सेकेंडरी से खत्म होंगी, टॉक्सिक और सब्सटेंस डिजॉल्व से, हार्मफुल बैक्टीरिया भी आपके खत्म होंगे कहां से, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। तभी तो ये जो बैक्टीरिया है इनको सब डाइजेस्ट कर दिया जाएगा एनारोबिक स्लेज रजिस्टर में। BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of, BOD कैसे नापेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन से, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है मतलब BOD, तो कैसे नापेंगे, ऑक्सीजन कंजम्पशन के द्वारा, कि कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है। विच वन ऑफ द, क्योंकि और कोई चीज हम सीधे मेजर नहीं कर सकते, टोटल ऑर्गेनिक मैटर ये भी बता सकता है कि भैया BOD कैसा है पानी का। भाई ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है तो मतलब BOD ज्यादा है, लेकिन कितना है ये हम ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को नाप के बता नहीं सकते हैं। नाप ये सकते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू एफर्ट ऑफ KVIC एंड IARI। कौन सा ऑप्शन, तीसरा हो गया। और एक पॉइंट और है, गंगा एक्शन प्लान है ह्यूमन एक्शन प्लान है, MOEF। MOEF इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। कब हुई स्थापना, 1980, हाँ 1986, 1986, 1974, क्या नहीं नहीं 1984 ही है, हाँ ठीक है, MOEF 1972। नहीं नहीं नहीं, उसके पहले MOEF की पहले बात कर रहे हैं, NCPC। NCPC इज द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी स्थापना हुई 1972 में, किसके प्रयास के द्वारा, रामदेव मिश्रा। और इसी से आगे चल के बना MOEF, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, 1984। और इसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा शुरू किया गया गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, बताओ, biological control of plant diseases. What would happen if oxygen availability to activated sludge flocks is reduced? कर एक्टिवेटेड फ्लॉक्स जो है, मतलब एक्टिवेटेड स्लज की बात कर रहे हैं, कर एक्टिवेटेड स्लज में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कम कर दें तो क्या होगा, जरा सोचो पहले। जो एक्टिवेटेड स्लज है इसके अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है कि एनारोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया की फंजाई दोनों, तो इसके अंदर एरोबिक, और अगर कह रहे हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर दें तो क्या होंगे, मर जाएंगे। अब देखो क्या करोगे, सेकंड हो जाएगा। द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बी एनऑक्सिक, एनऑक्सिक मतलब ऑक्सीजन अब
कम हो गई, विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पलर का सवाल है, याद ही करना है क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है। माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन, कह रहे माइकोराइजा किस काम में मदद नहीं करेगा। होस्ट प्लांट ये कौन है? रूट ऑफ हायर प्लांट, कौन? पाइनस एंड यूकेलिप्टस। तो बताओ कौन सा काम नहीं करेगा? चलो कौन सा करेगा, ये करेगा क्या? एनहांसिंग फास्फोरस अपटेक, यस ग्लोमस करता है ये। इंक्रीजिंग इट टॉलरेंट टू ड्रॉट, एनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। नहीं, ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, बताओ कौन सा नहीं है? स्यूडोमोनास, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है। बाकी ये दोनों साइनोबैक्टीरिया और ये वाला फ्री लिविंग बैक्टीरिया। हाँ स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास प्यूटिडा अब सिलेबस में है ही नहीं वैसे तुम लोगों के, बायो रेमिडिएशन में भी इसका यूज होता है। स्यूडोमोनास। बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाई बैक्टीरिया। हाँ, स्विस चीज में किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का। कौन सा? अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में तुम लोग देते हो बैक्टीरियम, बस कहें ठीक है, अब सही हो गया। आगे उधर क्या लिखा है? मीथेन। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, स्पेंट सेलरी। और स्पेंट सेलरी का क्या यूज करेंगे? फर्टिलाइजर मैन्योर के तौर पे यूज करेंगे, तो यूज्ड एज मैन्योर, खाद के तौर पे। मिथेनोजन डू नॉट प्रोड्यूस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बाकी सब प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? और इनके अलावा प्लस हाइड्रोजन। एक्टिवेटेड स्लश शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, समझ पाए क्या सवाल? सवाल जान पाए? क्या जान पाए? कि एक्टिवेटेड स्लज जो उसको हम आसानी से सेटल करवा लें तो क्या बन जाएगा? नहीं, इनोकुलम भी हो सकता है। एक्टिवेटेड स्लज इनोकुलम में थोड़ा यूज करेंगे और बाकी कहां ले जाएंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो करें कि इसके अंदर सेटल होने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यों? देखो क्या हो सकता है। अब एनसीईआरटी में तो इसका कोई जिक्र है नहीं। एक्टिवेटेड स्लज तो पहला हो जाएगा इसमें। बी रैपिडली पंप बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक, क्योंकि एरेशन टैंक में वापस डालेंगे तो इनोकुलम का काम करेगा और वहां तेजी से ग्रोथ होगी फ्लॉक्स की। अबे मेन पर्पस सीवेज ट्रीटमेंट का क्या है? बायोगैस बनाना। हाँ यस सर, अभी मारे हम तो सही हो जाओगे। मेन पर्पस बायोगैस बनाना उसका है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन पर्पस क्या है? पानी का बीओडी कम करना, ताकि नदियों में गंदा पानी ना जाए, यही तो उसका मेन पर्पज है ना। क्या ये वाला मेन पर्पज है एनारोबिकली डाइजेस्टेड? अगर हम यहाँ डाइजेस्ट कर रहे हैं तो बायोगैस बन रही है ना। और बायोगैस आज तक किसने यूज की यहाँ पे? कोई यूज है क्या? प्रैक्टिकली उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में पहुंच चुकी है। और जो बचे खुचे वहां पर वो सोलर लग रहा है आजकल। तो बायोगैस प्लांट कितने लोगों ने देखा है आज तक रियलिटी में? 2-3 लोगों ने देखा है खाली आज तक, बाकी ने देखा ही नहीं है। ये लोग बहुत देहात में रहते हैं जहां सड़कें उड़के पहुंची नहीं आज तक, है ना। और कितने लोगों ने उसकी लाइट यूज की आज तक? तो प्रैक्टिकली वो है ही नहीं ना। तो यहाँ पर जो मेन पर्पज हो तो बीओडी को रिड्यूस करना है ना, तो पहला करेंगे इसमें। ये करोगे क्या? लेडी बर्ड, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोगैस, मेथानो बैक्टीरिया। मेथानो बैक्टीरिया इज मेथानोजेन। चलो बताओ क्या है ये? हाँ, ये टीएमवी है क्या? एंड टीएमवी इज अ रॉड शेप वायरस होगा ना। दिस इज कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस। वैसे रॉड शेप बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं, टीएमवी इज द रॉड शेप वायरस। रॉड को क्या कहते हैं?
बैसिलस। चलो ए बताओ क्या है? ए क्या है? बैक्टीरियोफेज। और बी क्या है? और एडिनो वायरस क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन सा ऑप्शन कर दें? थर्ड कर देना। चलो ए क्या है? फर्मेंटर्स। और बी क्या है? बी क्या है? फर्मेंटेशन प्लांट। कितना कठिन सवाल है, ऑप्शन ना दिए जाए तुम लोग तो फिर चलो बताओ क्या है ये? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये। हाँ, कितना कठिन सवाल। कई लोग सही बोले, एरियल एरियल व्यू, जिनको एकदम अच्छे से याद है, तो एरियल व्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। क्या रिवाइज करा दें? ह्यूमन फिजियो। हाँ, ह्यूमन फिजियो। हाथ बहुत तंग है अभी तुम लोगों का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेगुलेशन किसके द्वारा? कठिन वाले सवाल से शुरू करो एकदम। किसका? न्यूरल। सर्कुलेटरी में न्यूरल एंड हार्मोनल। और एक्सक्रीटरी में हार्मोनल कंट्रोल। ये तीन बातें तो क्लियर हो गई होंगी। तो आरआरसी कहां पर है? सीएसए, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पॉन्स रीजन में। जो सीवीसी है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, ये कार्डियक एक्टिविटी को किसके थ्रू रेगुलेट करता है? एएनएस के थ्रू। और एएनएस के कितने कंपोनेंट? दो। पहला सिंपैथेटिक, दूसरा सिंपैथेटिक हार्ट रेट को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को, कार्डियक आउटपुट को, और पैरासिम्पैथेटिक सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्ट। तो वो क्या करेगा? कम करेगा, है ना। न्यूरल सिस्टम के कितने पार्ट हैं? दो। पहला सीएनएस, दूसरा सीएनएस के कितने पार्ट? पहला, दूसरा। पीएनएस के कितने पार्ट? पहला सोमैटिक, दूसरा ऑटोनॉमिक। सोमैटिक किसको संदेश भेजता है? हाँ, स्केलेटल, वॉलंटरी बोल सकते हो। और ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी, वो इनवॉलंटरी ऑर्गन को संदेश भेजता है। अब जो एक पार्ट हमने पढ़ा था वीएनएस, वीएनएस किसका कंपोनेंट है? हाँ, पीएनएस का। वीएनएस इज द विसरल न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन के कितने पार्ट? तीन। पहला साइटोन, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा एक्सॉन। डेंड्राइट किसकी तरफ संदेश ले जाता है? साइटोन की तरफ। और एक्सॉन अवे ले जाता है। एक्सॉन अवे ले जाता है। अवे कहाँ ले जाता है? सिनेप्स तक ले जाएगा या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ले जाएगा? जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है, और उन ब्रांच के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। कैसे होते हैं? बल्ब लाइक। सिनेप्टिक नॉब के अंदर थैलियों का नाम क्या है? और उन वेस्किल में क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर सबसे कॉमन एसिटाइलकोलिन। और कोई? डोपामिन। डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को कौन इंटरफियर करता है? हाँ, कोका एल्कलॉइड। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफियर करते हैं। एक और हमने पढ़ा था, कौन सा? एड्रेनालिन। कहा था इसका न्यूरल और हार्मोनल दोनों तरह का रोल होता है। तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। एक्सॉन कितनी तरह के? पहला, वाह, एक्सॉन तीन तरह के। अभी हम मारे झापड़ तो एक्सॉन दो तरह। पहला, दूसरा। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में किसके पास स्वान सेल है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एग्जांपल सोमैट, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। और अनमाइलिनेटेड में सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। मैं ही बताऊं क्या? मैं ही पूछूं, मैं ही बता दूं? तुम लोग बैठे रहो खाली खोखा। और इतनी बार निमोनिक बता चुके हैं, तो बट निमोनिक याद है, बाकी कुछ याद ही नहीं है। एमएससी फ्रॉम न्यूरॉन कितनी तरह के? पहला, दूसरा, तीसरा। क्या कॉमन है तीनों में? एक्सॉन एक एक है। ये बात तो क्लियर है। अब यूनिपोलर बाइपोलर न्यूरॉन में कितने एक्सॉन?
और डेंड्राइट, एक मल्टीपोलर में एक्सॉन और डेंड्राइट। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कैसा कलर होता है? हाँ, ग्रे कलर, इसलिए ग्रे मैटर भी कहते हैं। और अंदर वाला पार्ट व्हाइट मैटर कहता है। बाइपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर, हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। फिर हमने 3 बातें और सीखी थी, जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, याद आ रहा है? अब यहां पर 3 बातें और बताई गई थी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और कहा था डीपोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन याद रखोगे तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो पोलराइजेशन के समय किसकी परमिलिटी ज्यादा है? पोटेशियम। तो डीपोलराइजेशन में और रीपोलराइजेशन में उल्टा करते जाना है। पोलराइज्ड फॉर्म में इनर साइड में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो डीपोलराइजेशन में और रीपोलराइजेशन में, समझ गए ना? करंट का फ्लो किधर से किधर? प्लस से माइनस, ऐसे याद रख लो। और वो डायग्राम में दिखाई देगा कि अंदर किधर से किधर और बाहर किधर, बस प्लस से माइनस की तरफ चलना जब करंट का फ्लो आपको करना होगा उसमें। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का मतलब संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रहा थ्रू द सिनेप्स। सिनेप्स कितनी तरह के? 2, एक केमिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल। कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सा कॉमन है, कौन सा रेयर है, कहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है? हाँ, केमिकल में। इलेक्ट्रिकल में कोई न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी रिलीज होगा। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ है? केमिकल में होगा। कहां पर? प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू होने वाला ट्रांसमिशन ऐसा लगता है कि कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई केमिकल तो नहीं, करंट फ्लो हो रही है। और करंट के द्वारा क्या हो रहा था? कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से होने वाला ट्रांसमिशन ऐसा लगता है कि कंडक्शन हो रहा है। जब केमिकल सिनेप्स में जब कोई संदेश पहुंचता है एक्सॉन के टर्मिनल पर, तो सिनेप्टिक वेसिकल मूव करती है किधर? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ, और उसके साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है कहां पर? क्लेफ्ट में। एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द receptor present on the postsynaptic membrane and that open new ion channel। किसके लिए? सोडियम के लिए, क्योंकि अभी तक मेम्ब्रेन कैसी रही होगी? पोलराइज। अब कैसी होगी? डिपोलराइज। और डिपोलराइजेशन के लिए सोडियम आयन तेजी से बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे? तेजी से अंदर आएंगे, तो अंदर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। रेस्टिंग पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग पोटेंशियल को कौन बिगाड़ देता है? आयन चैनल। आयन चैनल तो बिगाड़ रहे हैं ना। 2 तरह के आयन चैनल है, सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल। सोडियम चैनल सोडियम को किधर ले जा रहा है? बाहर के अंदर? हाँ, अंदर। और पोटेशियम चैनल पोटेशियम को, क्योंकि जो चैनल है ये अलोंग ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। और पोटेशियम किधर ज्यादा है और सोडियम किधर ज्यादा है? तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं? मेनेंजेस। और मेनेंजेस के बाहर किसकी लेयर है? क्रेनियम। अरे, तो मेनेंजेस की में कितनी लेयर है? सबसे बाहर? हाँ, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, सबसे अंदर पाया मैटर, मिडिल। और ब्रेन के कितने पार्ट हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। 4 ब्रेन के कितने पार्ट? पहला, दूसरा, थैलेमस तीसरा, हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट? पहला, हाँ, पहला पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम, और तीसरा। ब्रेन स्टेम कितने पार्ट से बना है? पहला मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स, तीसरा मेडुला हो जाएगा यहाँ पर। सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्या कहते हैं उन्हें? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कौन डिवाइड करता है? मारो, कौन डिवाइड कर रहा है? डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, कॉर्पस कैलोसम। अभी हम
कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? वो तो जोड़ रहा कि डिवाइड कर रहा? तुम लोग पूछो चाहे, जो हम वही बताएंगे जो हमको आ रहा है। कॉर्पस कैलोसम तो जोड़ रहा है ना। कॉर्पस कैलोसम क्या है? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ट्रैक्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस, और पीएनएस में इसी क्या कहते हैं? नर्व। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व कितने? क्रेनियल नर्व 31, अभी 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व 31 पेयर। मेढक में क्रेनियल नर्व 10 पेयर, स्पाइनल नर्व 10 पेयर। हम लोगों में क्रेनियल नर्व 12 पेयर और स्पाइनल नर्व 31 पेयर हो जाएगा। थैलमस क्या करता है? थैलमस इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल सेल है, कौन सी? न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जो हार्मोन को बनाती है। कितने हार्मोन पढ़े आपने? 4। कौन से? जीएनआरएच, सोमैटोस्टैटिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। 4 हार्मोन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहाँ स्टोर हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं? हाँ, एक्सॉन के द्वारा। और हाइपोथैलेमिक हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे आते हैं? पोर्टल सिस्टम के द्वारा। एक और पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को कहां से कहां ले जाते हैं? इंटेस्टाइन से लिवर। और फ्रॉग में एक और है, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम लोअर लिम्ब से किडनी। जो जहां तक ले जाएगा उसी के आधार पे नाम रखते हैं। जैसे लिवर को ले जा रहे हैं तो हिपैटिक, किडनी को ले जा रहे हैं तो रीनल, पिट्यूटरी ले जा रहे हैं तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस होता है। ठीक है, मिड ब्रेन का क्या काम होता है? मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। कुछ याद आया? फिर से बता पाओगे? मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। और सेमी सर्कुलर कैनाल से संदेश कौन रिसीव करता है? सेरिबेलम। और मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड में 4 राउंड स्वेलिंग है, क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और मिड ब्रेन से कैनाल पास होती है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। और वो एक हमने बताया लिम्बिक सिस्टम। कितने कंपोनेंट? 3। पहला इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा एमिगजिला, तीसरा हिपोकैम्पस। और ये लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस मिलके कंट्रोल करता है सोमिया। एस फॉर ओ फॉर ऑल्फैक्शन, एम फॉर मोटिवेशन, ई फॉर इमोशन एंड ए फॉर ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें 3 तरह के एरिया हैं। एक है सेंसरी, दूसरा मोटर, तीसरा एसोसिएशन। एसोसिएशन एरिया का काम क्या बताया था? सीएमआई। सी फॉर कम्युनिकेशन, एम फॉर मेमोरी एंड आई फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन। और फिर आते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन, किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। याद आ रहा है क्या? गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, सीवीसी हो गया, आरआरसी हो गया, सीएसए हो गया, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला रीजन कंट्रोल कर रहा है। और पॉन्स क्या कर रहा है? इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है। रिब केज कौन बनाता है? कितने लोग हैं? 3। पहला थोरैसिक वर्टिब्री, दूसरा रिब्स और तीसरा स्टर्नम। रिब कितनी तरह की? पहली ट्रू रिब या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, दूसरा फॉल्स रिब या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, तीसरी फ्लोटिंग रिब या वर्टिब्रल रिब। ट्रू रिब कितनी है? फर्स्ट 7 पेयर, फॉल्स 8th 9th 10th पेयर, और फ्लोटिंग 11th एंड 12th पेयर हो जाएगा। हमारे स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट हैं?
दो पहला, एक्सियल दूसरा, एक्सियल में कितनी बोन, अपेंडिकुलर में, लिम्ब में, लिम्स में 120, 4 लिम्ब में, सुनते समझते नहीं, 4 लिम्ब कह रहे हैं ना, स्कल में, हाँ 22, फेशियल, क्रेनियल, ईयरोस्केल्स, स्टर्नम, वर्टिब्री, और क्या बचा, रिब्स 24, 12 पेयर, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने पार्ट हैं, पहला, वाह भाई कमाल करते हो सर, सीक्वेंस में एकदम चलिए, इधर उधर करके पेपर एकदम चैप्टर 1 से शुरू होता है वैसे कराइए हमको। पहला लिम्स, दूसरा गर्डल्स, लिम्स कितने, ये भी गड़बड़ है, लिम्ब कितने, 2 लिम्ब अरे लिम्ब तो 4 ही है, सही बात है, टेट्रापोडा के मेंबर हो कि नहीं हो, कल वो कुत्ते का क्या पूछा था, डिवीजन, क्या डिवीजन तुम्हारा, क्यों नेथोस्टोमेटा के मेंबर हो, क्योंकि जॉ है, क्यों वर्टिब्रेटा के मेंबर हो, वर्टिब्रल कॉलम है, क्यों कॉर्डेटा के मेंबर हो, क्योंकि नोटोकॉर्ड था कभी, अभी नहीं नोटोकॉर्ड है, क्यों टेट्रापोडा के मेंबर हो, और टेट्रापोडा तुम्हारा क्या है, तो टेट्रापोडा मतलब 4 लिम्ब हैं, तो लिम्ब कितने, हाँ 2 तरह के, वो अलग बात है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, गर्डल कितने हैं, 6 गर्डल किसके, तुम लोग सवाल की आत्मा नहीं समझ पा रहे हो, देखो अगर कहें कि गर्डल बोन कितनी है, 6, गर्डल कितने हैं, लिम्स कितने हैं, लिम्ब बोन्स 120, अंदर समझ में आया ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं, तो कितने गर्डल्स, 2 गर्डल हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक, पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन, और पेल्विक गर्डल में, एंड ईच गर्डल इज मेड ऑफ 2 हाफ्स, तो each half of pectoral girdle has 2 bones and each half of pelvic girdle has 1 bone, that is called coxal bone, और जो पेक्टोरल का each half उसमें एक स्कैपुला और एक क्लेविकल, क्लेविकल में कितने कर्वेचर हैं, 2 कर्वेचर पाए जाते हैं, और स्कैपुला की लोकेशन क्या है, 2nd to 7th रिब, 2nd to 7th रिब, और शेप कैसा है, ट्रायंगुलर, हार्ड बोन, U shape, vasa recta, U shape, Henle's loop, hairpin shape testis, oval ovary, ओवल शेप में हो जाएंगे, है ना, अच्छा अब जो, हाँ यूट्रस, इन्वर्टेड पियर, कल एक सवाल मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया था, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला, अब उस पे मार कमेंट कर करके कि सर अरे हम भी तो इंसान ही हैं, हाँ तो गलती हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि तो क्या मैं बता रहा था, हाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में कितने हैं, 5, कौन से, मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, और मेल में एक, पेनिस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी, तीसरा और चौथा रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट, पहला कंडक्टिंग, दूसरा एक्सचेंज पार्ट हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के पहला, दूसरा, तीसरा, ब्लड वेसल में कितनी वॉल लेयर, हाँ 3, सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना मिडिल, ट्यूनिका मीडिया इनर, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम इन कैपिलरीज, कैपिलरी में इसको कहते हैं एंडोथीलियम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट, 4, पहला, हाँ किडनी, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्केलेटल सिस्टम के
दो न्यूरल सिस्टम के, इम्यून सिस्टम के, पहला लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा लिम्फोइड टिश्यू, तीसरा लिम्फोसाइट, और चौथा एंटीबॉडी। कितनी एंटीबॉडी? 2 एंटीबॉडी। 4 तो याद ही करनी गेम, 2 कहां से तुम लोग लाए हो? 2 कौन सी एंटीबॉडी बताओ? आईजी, आईजीजी, आईजीएएमई, और 3 में तो काम भी बताया गया। आईजीजी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती, कौन सी इम्यूनिटी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ए कोलेस्ट्रम, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ई एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो 3 तो हमने याद भी किए हैं गेम में से, बस एक हम नहीं जानते किसके बारे में, एम के बारे में, और एक और होती है आईजीडी, लेकिन वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। लिम्फोइड ऑर्गन कितनी तरह के? 2, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी कितने? पहला, दूसरा, और सेकेंडरी कितने? 5। प्लास्ट, पी फॉर pairs patches of small intestine, L for lymph node, A for S for spleen, and T for reservoir of RBC, graveyard of RBC। इफेक्टर सेल कहां बनती हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंटीजन सेंसिटिव सेल, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। माल्ट का फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का कितना पार्ट? 50% पार्ट बनाता है। एड्स को पहली बार कब रिपोर्ट किया गया? 1980 रोजी काउ, 1997 एली लिली, 1983 हो जाएगा। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में। सेल की डिस्कवरी 1665। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1830। गोल्जी बॉडी 1898। वायरस की डिस्कवरी 1892। वायरॉइड 1971। बिजरिंग कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम 1898, जिस साल वो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। डीएनए की डिस्कवरी 2053 कर दो गधे कहीं के। 1869। आज तक डीएनए की डिस्कवरी नहीं याद हो पा रही, किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन एक्स बॉडी नाम, थिंकिंग ईयर 1891, 1891 में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8, अर्थ 4.5, लाइफ नॉन सेलर, सेलर, इनवर्टिब्रेट। 500 माया ज्वालेस फिशेस, 350 सीवीड, 320 डायनासोर का एक्सटिंक्शन, 65 माया ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, 15 माया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। 1,00,000 से 40,000 मॉडर्न मैन, 75,000 से 10,000 आइस एज, 75,000 से 10,000 क्यो पेंटिंग, एग्रीकल्चर। क्यो पेंटिंग कहां पर बनाई गई है? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन डिस्ट्रिक्ट कौन सा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी मैंने सवाल में रायपुर दिया था, तो ये रायसेन है। रायपुर भी जगह है, लेकिन ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस की 650 से होमो इरेक्टस, निएंडरथल, मॉडर्न मैन, क्रोमैग्नन 1650। सबसे ज्यादा उसी का साइज था। मीट खाना सबसे पहले किसने शुरू किया? होमो इरेक्टस। बरियल कस्टम
यूज हाइट्स, नियंडरथल, स्टोन वेपन्स, हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, स्टोन वेपन का यूज किया लेकिन फल खाते थे, समझे। होमो हैबिलिस में फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड, और शायद ये मांस नहीं खाता था, और होमो इरेक्टस शायद मांस खाता था। तो प्रॉपर सीक्वेंस में याद करो तभी हो पाएगा। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथेकस वाज मोर, और अपनी हायरार्की भी याद रखनी है। कहां शुरू करेंगे? रामापिथेकस, रामा से, ऑस्ट्रेलो से, हैबिलिस से, इरेक्टस से, निएंडरथल से, और क्रोमैग्नन से। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 5। पहला, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। दूसरा, तीसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। चौथा, म्यूटेशन। और पांचवा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कितने प्रभाव? 3 प्रभाव ना। 2 पीक बन रही तो डिसरप्शन, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शनल एंड पीक गेट हायर एंड नैरोअर। और फिर वो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी, रिसेसिव की स्मॉल क्यू, और होमोजाइगस डोमिनेंट की पी स्क्वायर। कल 2 सवाल पूछे थे हार्डी विनबर्ग के। होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर एंड हेट्रोजाइगस 2pq। कल वो सवाल पूछा भी था, 1000 लोगों में पूछा था, तो उसमें मैंने आपको वैल्यू दी थी 0.7, और होमोजाइगस डोमिनेंट का वैल्यू पूछा था आपसे। तो 0.7 अगर पी की वैल्यू दी तो पी स्क्वायर हो जाएगा 0.49, और ये 0.49 कितने लोगों में? 1 में है ना। तो 1000 में पूछा तो 1000 सीधे गुणा कर देता, 490 आंसर आ रहा। तो समझ गया ना। तो बस इसमें यही करना होता कि जो फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं वो एक इंडिविजुअल की आती। अब अगर 500 दिया होता तो 500 से गुणा कर देते, 100 दिया होता तो 100 से गुणा कर देते। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? 2। पहला इंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। खत्म करते हैं यहीं पे। पहला, हाँ, एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो के कितने पार्ट? पहला पार्स डिस्टेलिस, दूसरा पार्स इंटरमीडिया, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो पार्स नर्वोसा। अब इंटीरियर पिट्यूटरी किसे कहते हैं? पार्स डिस्टेलिस को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस को। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कोई भी हार्मोन को प्रोड्यूस, इसलिए उसे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड कंसीडर नहीं करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? 6। इंटरमीडिया से, पोस्टीरियर से, टोटल पिट्यूटरी से 9 हार्मोन। तो इंटीरियर से पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, और 2 गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ तो, हाँ, क्या हो जाएगा? डॉर्फिज्म। पता नहीं क्या क्या कहानी बता दी इतनी देर में। ज्यादा हो गया तो जायगैटिज्म या एक्रोमेगाली। खत्म हो गई बात। तो क्या उसमें रायता तुम लोग बना रहे हो? टीएसएच हार्मोन का टारगेट क्या है? थायराइड ग्लैंड। एसीटीएच का एड्रिनल कॉर्टेक्स, प्रोलैक्टिन का मेमोरी ग्लैंड। एलएच और एफएसएच का गोनैड्स। मेल में गोनैड और फीमेल में गोनैड। तो मेल में एलएच एक्ट ऑन द, एफएसएच एक्ट ऑन द, और एफएसएच से क्या रिलीज कराएगा? सम फैक्टर, है ना। सर्टोली से सम फैक्टर रिलीज करेंगी दैट हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन। इस स्पर्मियोजेनेसिस डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। एलएच एक्ट ऑन द लेडिक सेल, लेडिक सेल से एंड्रोजन, एंड एंड्रोजन हेल्प इन द
स्पर्मेटोजेनेसिस। एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से निकलता है? पार्स इंटरमीडिया। और क्या करता है? पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन नाम ही मेलानोसाइट है। तो मेलानोसाइट नाम की सेल कहाँ है? स्किन में, जिनके अंदर क्या है? मेलानिन, और ये हमारे कलर को रेगुलेट करती हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल, और उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और इसका मेन रोल पार्चुरेशन में आता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन में, है ना। और दूसरा है एडीएच, तो एडीएच एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, और क्या कराता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और चूंकि ये डायूरेसिस को रोकता है, इसलिए इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एडीएच का सिंथेसिस और सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। और इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज मिलेटस। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो गई तो अबे एडिसन्स डिजीज, भूल गए क्या? हाँ, क्या हो जाएगा? एडिसन डिजीज। और थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो गया तो ग्वाइटर। कौन सा ग्वाइटर? सिंपल ग्वाइटर। और क्रेटिनिज्म हो जाएगा। क्रेटिनिज्म तो हाइपो से हो रहा है। और ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन डॉर्फिज्म। थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन से एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटरिया, ग्रेव्स डिजीज। और कोई हाइपर का केस है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का हाइपर हो गया तो जैगेंटिज्म या एक्रोमेगैली। तो अलग अलग करके कि हाइपो से क्या हो रहा है और हाइपर से क्या हो रहा है। लो आईक्यू कहां पे सिम्टम है? क्रेटिनिज्म में डिफ म्यूटिज्म। क्रेटिनिज्म के अंदर आ जाएगा थायराइड ग्लैंड कितनी है आपके पास? हाँ, ये भी बड़ा समस्या है। एक ही तो है, लोब कितनी है? दोनों लोब कैसे कनेक्टेड हैं? स्थमस के द्वारा। और थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकल रहे हैं? 3। कौन से? T3, T4 एंड TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। T3 और T4 का काम क्या है? हाँ, बीएमआर को रेगुलेट करना, मेन काम तो यही है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। इसके अलावा आरबीसी प्रोडक्शन, किडनी फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की मेटाबॉलिज्म में रोल है ना। तो अब अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं टीसीटी की, तो टीसीटी किसका लेवल मेंटेन करता है? कैल्शियम। और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, यानी बोन को बढ़ाता है, बोन को मजबूत कर रहा है। मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस के अगेंस्ट काम कर रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और पैराथायराइड का बढ़ा हुआ लेवल, क्योंकि पीटीएच इज हाइपो नहीं हाइपर कैल्सियमिक। पीटीएच ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए कैल्शियम को कितनी जगह से लाएगा? 3 जगह से। खाने से, किडनी से, और बोन से। बोन का रिजॉर्प्शन कराएगा, डिसोल्यूशन। किडनी से रीअब्सॉर्प्शन, और इंटेस्टाइन से एब्सॉर्प्शन। तो इस तरीके से अगर ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ा रहा है तो किडनी से कैल्शियम को ला रहा है, यानी किसका कारण बन रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन रहा है। फिर हमारी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन्स। और पीनियल से मेलेटोनिन। और पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड और पीटीएच। तो पीटीएच और टीसीटी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन सिनर्जिस्टिक। गैस्ट्रिन एंड जीआईपी एंटागोनिस्टिक। गैस्ट्रिन क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन करा रहा है। और जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है। गैस्ट्रिन और जीआईपी कहां से निकल रहे हैं? जीआईटी से। जीआईटी के कितने हार्मोन है? 4। पहला गैस्ट्रिन, दूसरा सिक्रेटिन, तीसरा सीसी के, चौथा जीआईपी। तो जो सिक्रेटिन किस पे कर रहा है? एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे। क्या रिलीज करा रहा है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट। सीसीके का टारगेट क्या है? पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक एंजाइम,
और पेनक्रियाटिक एंजाइम वाटर और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर पेनक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। एंड जीआईपी का टारगेट गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक, और क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है। कई सारे ऐसे नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनसे हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोन को कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। और ग्रोथ फैक्टर का रोल किसमें है, रीजनरेशन में और रिपेयरिंग में। रीजनरेशन और रिपेयरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कंपोजिट ग्लैंड कौन सी, तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट इज पेनक्रियाटिक एसिनाई एंड एंडोक्राइन पार्ट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कितना नंबर, 1 से 2 मिलियन, कितने परसेंट, 1 से 2%। एक्सोक्राइन पार्ट 98 से 99%। अब एंडोक्राइन पार्ट यानी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में मेनली कितनी तरह की सेल हैं, 2, एक अल्फा, दूसरी बीटा। अल्फा से क्या निकलता है, और बीटा से इंसुलिन का टारगेट एडिपोसाइट एंड हेपेटोसाइट। ग्लूकेगॉन का टारगेट, हाँ क्या, एडिपोसाइट, मार्क हो गया अभी, हेपेटोसाइट। लिवर पे तो दोनों ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि एक लिवर ग्लाइकोजन बढ़ा रहा है और एक लिवर ग्लाइकोजन कम कर रहा है। लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट कौन बढ़ा रहा है, इंसुलिन। और लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट कौन कम कर रहा है, कौन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, कौन ब्लड ग्लूकोज कम कर रहा है। तो जो ब्लड ग्लूकोज कम करेगा वो ग्लाइकोजन बढ़ा देगा, उल्टा होगा काम, क्योंकि ग्लूकोज से तो ग्लाइकोजन बनाएंगे। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज कम कर रहे हैं तो उसको ग्लाइकोजन में बदलवा के बढ़ा रहे हैं ना, कहां पर, लिवर में। मेरी बात समझ में आ रही, तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकेगॉन हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपर कैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक, टीसीटी, समझ गया ना। अब दोनों मिलके ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। अब कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस या डेफिशिएंसी हो जाती है, और इंसुलिन डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस की वजह से जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो किडनी इसका 100% रिएब्सॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और दूसरा कीटोनूरिया, प्रेजेंस ऑफ ketone bodies in urine, and these are indicative of diabetes mellitus, and diabetes mellitus successfully treated by इंसुलिन थेरेपी। और इंसुलिन थेरेपी के लिए इंसुलिन चाहिए, और उस इंसुलिन को लैब में बनाया गया, किस बैक्टीरिया में, ई कोलाई। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट के अंदर और ट्रांसजेनिक माइस के अंदर चेक किया गया। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को चेक किया गया। ट्रांसजेनिक माइस कितने परसेंट, 95% से ज्यादा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से क्या किया गया, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक मॉडल कितनी बीमारियों के लिए, 4, पहला सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा कैंसर, तीसरा अल्जाइमर, चौथा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कैसी बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस। कुछ जान पा रहे हो क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, टिटेनी, रैपिड स्पाज्म ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ब्लड इज नॉट पंप इफेक्टिवली, हार्ट फेलियर, हार्ट स्टॉप बीटिंग, acute chest pain, heart muscle are suddenly damaged, हाँ, heart attack, hypertension, 140/90 या उससे ज्यादा। और हाइपरटेंशन से कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी, और तीनों ही वाइटल ऑर्गन है। एम्फाइसीमा का मेजर कॉज कैसे ट्रीट करते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, रोजी कौ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मार खाओगी क्या अभी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अल्फा, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा इंटरफेरॉन, सब बता दो इसी में। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
एम्फिसिमा के लिए अल्फा इंटरफेरॉन क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। किस बीमारी के लिए देते हैं? कैंसर के लिए। कल सवाल कराया भी था ये। और एक है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज अ साइटोकाइन बैरियर, और कौन सिक्रीट करता है? इन्फेक्टेड सेल की नॉर्मल सेल? वायरस इन्फेक्टेड सेल। बैरियर कितनी तरह के? पहला फिजिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिजिकल बैरियर कितने? पहला, दूसरा, म्यूकस कोटिंग। फिजियोलॉजिकल कितने? तीन। पहला टीयर्स, एसिड, स्लाइवा। अब आगे वो बताएं कि समझ जाओगे। और सेलुलर बैरियर कितने? दो, डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेजेस। डब्ल्यूबीसी में कौन? तीन, पीएमएनएल, एनके सेल, और और दो ही है क्या? पीएमएनएल क्या है? न्यूट्रोफिल। और एनके सेल क्या है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल के अलावा एक मोनोसाइट भी तो है। मोनोसाइट भी तो फैगोसिटिक होती है। एलर्जिक रिस्पांस कौन देता है? हाँ, यूसिनोफिल। और इम्यून रिस्पांस लिम्फोसाइट दे रही है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बेसोफिल। और फैगोसाइटोसिस मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितने परसेंट? 60 से। बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितनी तरह की? कौन सी? एड्स में किसका नंबर कम हो जाता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। टीएच भी बोलते हैं। मतलब टी लिम्फोसाइट में भी अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें से हेल्पर टी लिम्फोसाइट। बस इतना ही रखें, टाइम हो गया ना। कोई टॉपिक ऐसा जो भूल रहे हो याद करा दें। हाँ, बायोटिक अभी करा तो दिया, और क्या भूल रहे हो उसमें? प्लांट फिजियो, हाँ। बोला ह्यूमन के चक्कर में प्लांट फिजियो साफ कर दो तुम लोग तब तक। तो प्लांट फिजियो में ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप बताओ। हाँ, कल वैसे ही बड़ा चैप्टर है। हाँ तो छोटा चैप्टर है, 2 मिनट लगेगा, बता दो बस, खत्म करता है। ग्लूकोज से, G6P से, F6P से, F16BP से, ट्राइज फॉस्फेट से, 13BPGA से, 3PGA से, 2PGA से, पेप से, पायरुविक एसिड से, स्टाइल को एंजाइम ए। द रिएक्शन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। कहाँ होती है ये? मैट्रिक्स में। कौन सा एंजाइम? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कोफैक्टरेज मैग्नीशियम। एस्टाइल को एंजाइम में रिएक्शन करता है OAA। क्या बनेगा? सिट्रिक से, आइसो से, अल्फा से, सक्सिनाइल से, सक्सिनेट से, फ्यूमरेट से, मैलेट से, ऑक्सिलोस्टेट। फिर वापस आ गए। ETS में कितने कंपोनेंट? पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा BC1, चौथा सी ऑक्सीडेज A एंड A3, और पांचवा ATP सिंथेज। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहां शुरू करेंगे? NADH से, FMN से, FES से, यूबिक्विनोन से, यूबिक्विनोल से, साइटोक्रोम B से, C1 से, C से, कॉपर A, कॉपर A से, A, फिर A3, फिर कॉपर B, फिर ऑक्सीजन, और फिर हाँ वाटर का फॉर्मेशन हो गया। एक NADH से कितने ATP? एक FADH2 से। ATP सिंथेस के थ्रू एक ATP बनाने के लिए कितने प्रोटॉन मूव करते हैं? किधर से किधर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। फैटी एसिड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करना, तो कहां एंटर करेगा?
एस्टाइल कोएंजाइम ए ग्लिसरॉल, ट्रायोस फॉस्फेट अमीनो एसिड कहां पर, पायरुविक एसिड, एस्टाइल कोएंजाइम है एंड विद इन क्रेब्स साइकिल, आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए, एनारोबिक के लिए, ऑर्गेनिक एसिड के लिए, मोर देन 1 ट्राइपोमिटिन के लिए। ट्राइपोमिटिन में कितनी कार्बन, 51, पोमिटिक एसिड में 16 और एसिडोनिक एसिड में 20 हो जाएंगी, एसिटिक एसिड में 2, सिट्रिक एसिड में ले ढेर हो गए, सिट्रिक एसिड में 6, अल्फा कीटो में सक्सिनिक एसिड, RUBP, CO2, कोई दो ही बता रहा है। एक क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने ATP बन रहे हैं? हाँ, एक CO2 कितनी जगह, 2 जगह, NADH 3 जगह, FADH2। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? कितनी बार? 2 बार। अभी 6 तुमको हम बताएंगे। और केल्विन साइकिल 6 बार। एक केल्विन साइकिल के दौरान कितने ATP खर्च होंगे? 3। NADPH 2। तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए CO2 का खर्चा 6, NAATP 18, NADPH 12। क्रेब्स केल्विन साइकिल में कितने स्टेप हैं? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। रीजनरेशन में कितने ATP? NADPH, NADPH भी खर्चा करवा दो। कार्बोक्सिलेशन में ATP नहीं होंगे। रिडक्शन में कितने ATP? NADPH। ATP किस काम के लिए? फास्फोराइलेशन के लिए। और NADPH रिडक्शन के लिए खर्च होंगे। C4 पाथवे या हैच एंड स्लैग पाथवे की अगर बात करें तो ऊपर कौन सी सेल है और नीचे? अब यही भूल जा रहे बहुत सारे लोग। तो क्या कैसे बताया था? B फॉर बेस, बेस की तरफ कौन? बंडल सीट। तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहां? मेसोफिल में। और फाइनल कार्बोक्सिलेशन बंडल सीट में। रुबिस्को कहां है? बंडल सीट में। पेप्केज कहां है? मेसोफिल में। मैलिक एसिड कहां बनेगा? एस्पार्टिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन दोनों में। कार्बोक्सिलेशन तो दोनों में हो रहा है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल, और केल्विन साइकिल में भी तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो कार्बोक्सिलेशन तो दोनों जगह हो रहा है। C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, कितनी कार्बन? पहला स्टेबल प्रोडक्ट, कितनी कार्बन? C3 प्लांट, C3 साइकिल में पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, कितनी कार्बन? 5। पहला स्टेबल प्रोडक्ट पीछे कितनी कार्बन? 3। और जो रुबिस्को एंजाइम है ये अगर ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो फिर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल पीछे का और एक फास्फोग्लाइकोलेट का, और फास्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा तो एंटर करेगा फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल, जैसे हम कहते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए उनकी यील्ड ज्यादा होती है। और मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? CO2। CO2 की करंट अवेलेबिलिटी किसके लिए लिमिटिंग है? आज तक ये जान ही नहीं पाए तुम लोग। किसकी लिमिटिंग है? C3 को सैचुरेशन कितने पर मिलेगा? ये सब तुम लोग बता लेते हो लेकिन दिमाग लगा नहीं पाते हो। और इस समय है कितना CO2? 300 से 400। और चाहिए कितना C3 को? तो जितना चाहिए उतना नहीं, तभी तो लिमिटिंग है। और C4 को सैचुरेशन 360 और 300 से 400 है ही है, तो सैचुरेट हो गया ना। तो अगर हम CO2 रिच एनवायरनमेंट में ग्रो कराएं तो किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? C3 की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप। कौन?
टोमेटो एंड बेल पेपर, पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर एंड बीट, माइक्रो प्रोपेगेशन, बैट, मेरिस्टम कल्चर, बीएसपी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, पोमैटो, एपोमिक्सिस, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, पॉलीएम्ब्रियोनिक, सिट्रस एंड पार्थेनोजेनेसिस। देख लो, हनी बी, मेल हनी बी, पार्थेनोकार्पी, फाल्स फ्रूट, एप्पल, कैसे स्ट्रॉबेरी, 2000 साल की डॉर्मेंसी। कल पूछा था, कहा था कि डेट पाम में 2 वर्ड है तो 2000 साल, बाकी ल्यूपिन बचा के ले, एक है तो उसमें एक आ जाएगा, एक 10,000। कुछ जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? ल्यूपिन की फैमिली क्या है? हाँ, ल्यूपिन की फैमिली फैबेसी, पिटूनिया की, सोलेनेसी टोमेटो की, पोटैटो की, अरहर की, फैबेसी ट्यूलिप की, लिलियसी ग्लोरियोसा, एस्परागस, कॉल्चिकम, लिलियसी के मेंबर हो जाएंगे। चलो बाकी कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ के आओगे? हाँ, सेल तो याद ही हो गया होगा। हाँ, बायोमोलिक्यूल। वैसे अभी तो ह्यूमन फिजियो पे तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, है ना। ह्यूमन फिजियो में भी तुम लोग की हालत अच्छी नहीं है, प्लांट फिजियो तो लगभग कवर ही है ना। तो ह्यूमन फिजियो थोड़ा सा फिर से कल एक बार कराएंगे, ठीक है। और बाकी उसके साथ में जो जो टॉपिक आते रहेंगे लिंक करा देंगे, ठीक है। पीजीआर भी याद दिला देना, वो भी करा देंगे, ठीक है। ठीक, कल मिलते हैं बेटा, ओके।